नमस्कार, मैं मोहित सिंह आप सभी बच्चों का लर्निंग फिजिक्स विद सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 12वीं के अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र विषयक अपना ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अब से लगभग 2500 वर्ष पहले, या ये कहें कि लगभग 600 बीसी में एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हुए हैं थेल्स, जिन्होंने देखा कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। परंतु लगभग 2000 वर्षों तक इस बात पर कोई महत्व नहीं दिया गया और सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अनेक पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्पष्टता इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। इस गुण से प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय कहलाता है तथा वह कारण जिससे कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युत कहलाता है। वैद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश या चार्ज ग्रहण कर लिया है, अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, इस थेल्स के छोटे से प्रयोग को हम आज यहां दोहराने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये कुछ प्लास्टिक के पाइप्स हैं जिनको हम आज वही प्रक्रिया दोहराने की कोशिश करेंगे जो लगभग 600 बीसी में महान दार्शनिक थेल्स ने करी थी। देखिए, मैंने घर्षण के द्वारा इस पाइप पर कुछ आवेश दिया है और इसके प्रतिवर्ती एक्शन में इस रुमाल पर भी कुछ आवेश आया होगा। अभी हम ये नहीं कहने में समर्थ हैं कि किस तरह का आवेश आया होगा, बिल्कुल भी हम इस बारे में कह नहीं सकते हैं। तो जो थेल्स ने किया था उसमें क्या था कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़े तो छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़े जाने पर आवेशित हो जाती है। परंतु इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर डोरे से लटका दें तथा दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर पहली छड़ के पास लाएं तो लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है। इसी प्रकार यदि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दें तथा दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दें तथा कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आबनूस की छड़ के पास लाएं तो आबनूस की छड़ कांच की छड़ की ओर खिंच जाती है। तो इन प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है तथा दूसरा वह जो आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस में उत्पन्न होता है। पहले प्रकार के आवेश को धनावेश तथा दूसरे प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ये जो काम है ये अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में दुनिया के सामने रखे थे। उपरोक्त प्रयोगों से भी यह भी स्पष्ट है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए हम इस आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रक्रिया को एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। देखिए, हमने एक प्लास्टिक के पाइप को इस बोतल पे रखा हुआ है और इस बोतल पे रखने के बाद हम एक दूसरी प्लास्टिक की पाइप ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आवेशित करने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये क्या कर रही है, ये रिपेल कर रही है। अब यही प्रक्रिया हम इस पटरी पर दोहराते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये आकर्षित कर रही है। तो निश्चित रूप से इसमें उत्पन्न आवेश और इसमें उत्पन्न आवेश में निश्चित रूप से भिन्नता होनी चाहिए। इसमें अगर हम ये मान लें कि इसमें धन आवेश उत्पन्न हुआ है और इसमें अगर हम मान लें कि इसमें ऋण आवेश हुआ है, तो आपने दोनों चीजें देख ली हैं। निश्चित रूप से ये अलग अलग आवेश, इस पटरी में अलग आवेश और इस पाइप में अलग आवेश उत्पन्न हुआ होगा, जिसकी वजह से कि इसने इसको प्रतिकर्षित करना शुरू किया और इसने इसको आकर्षित करना शुरू किया। तो स्पष्ट है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना होता है और जब दो आवेशित पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, तब यह सोचना स्वाभाविक है कि ये एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आवेशित पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धन आवेशित तथा ऋण आवेशित। अतः हम ये मान सकते हैं कि पदार्थ के कण भी दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेशित कण तथा दूसरा ऋण आवेशित कण। दो समान आवेश वाले कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब किसी पदार्थ में धन व ऋण कणों की संख्याएं बराबर होती हैं, तो वह किसी बाह्य कण पर पड़ने वाले एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। अतः वह पदार्थ आवेशहीन, अनचार्ज अथवा विद्युत उदासीन यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। परंतु यदि हम उस पदार्थ में कुछ धन कणों को प्रवेश करा दें, तो अब कुल धन कणों का प्रभाव ऋण कणों के प्रभाव से अधिक होगा तथा हम कहेंगे कि पदार्थ धन आवेशित हो गया है। यदि हम उस पदार्थ कुछ ऋण आवेश को निकाल दें, तब भी पदार्थ के धन कणों का प्रभाव बढ़ जाएगा तथा पदार्थ धन आवेशित हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसी विद्युत उदासीन पदार्थ में कुछ ऋण कण मिलाकर अथवा उसमें से कुछ धन कण निकालकर उसे ऋण आवेशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब किसी परमाणु से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो वह परमाणु धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु का धन आवेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत यदि किसी पदार्थ को एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो क्या होगा? तो वो परमाणु निश्चित रूप से ऋण आवेशित हो जाएगा। स्पष्ट है कि वस्तु का ऋण आवेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं, ना कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉनों को नाभिक से हटाना सुगम नहीं है। तो बच्चों, आपने इसमें एक चीज और भी समझी होगी, जब हम इससे रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर यानी कि इस पाइप पर और इस रुमाल पर एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। मापने पर यह भी देखा जाता है कि इन वैद्युत आवेशों की मात्राएं ठीक एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि जब इस पाइप को इस रुमाल या रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं, तो जितना धन आवेश इस प्लास्टिक के पाइप पर आया होगा, उत्पन्न हुआ होगा, ठीक उतना ही ऋण आवेश इस पर भी उत्पन्न हुआ होगा। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह प्रयोग किया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जितना ऋण आवेश आबनूस की छड़ पर उत्पन्न हुआ होगा, ठीक उतना ही धन आवेश बिल्ली की खाल पे भी उत्पन्न हुआ होगा। इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न वैद्युत आवेश की कुल मात्रा शून्य हो जाती है। तो वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी उन पर कुल वैद्युत आवेश शून्य था। तो इससे स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही
नष्ट किया जा सकता है। और बच्चों इसी सिद्धांत को हम वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और प्रकृति की किसी भी घटना में जहां आवेश का आदान प्रदान होता है, इस नियम का उल्लंघन नहीं पाया जाता। तो बच्चों 16वीं शताब्दी के बाद सबसे पहले कब शुरू हुआ? 6वीं BC में, बिफोर क्राइस्ट, थेल्स ने ये किया। उसके बाद सन 16वीं शताब्दी में इस पर काम हुआ। इसके बाद सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने कुछ प्रयोग किए। उन प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में उन्होंने एक नियम दिया, जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। हमने आप सभी को कुछ नोट्स दिए हैं। आशा है आप उन नोट्स को कॉपी पर लिख रहे होंगे। आज के लेक्चर का समापन होता है ये।